कहानी के सुपरनेचुरल एलिमेंट्स देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कहानी माइक्रो लव का ही अगला सीजन है, जहाँ पर हमारे प्यारे डीडी और बाकी कैरेक्टर्स के बच्चों की कहानियां दिखाई जाएंगी। इसमें नए हीरो नए हीरोइंस हैं, नए किरदार होंगे। पुराने को पढ़ने की लालसा मत रखें, क्योंकि उनके लिए पुराने सीजन्स हैं। नए सीजन पर सिर्फ नए किरदारों का ही हक होता है। चलिए आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं। विक्रमादित्य के लौटने की खबर और उसकी मचाई तबाही की खबर आग की तरह पूरे खायरस में फैल चुकी थी। गांव के छोटे छोटे घरों से लेकर शहरों के ऊंचे महलों तक का हर जगह बस उसी का नाम फुसफुसाहटों में लिया जा रहा था। लोग जब भी उसका नाम लेते, उनकी आवाज अपने आप धीमी हो जाती, जैसे सिर्फ नाम लेने भर से कोई अनदेखी शक्ति जाग सकती हो। लोग सदमे में थे। कहानियों में कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले उस भयानक डीमन गॉड को किसी महान शक्तिशाली योद्धाओं और जादूगरों ने मिलकर कैद कर लिया था। लेकिन कहाँ कैद किया गया, कैसे कैद किया गया, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और अब वह फिर से लौट आया था, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनकर। जहां एक तरफ पूरी प्रजा मौत के डर के साए में जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ खायरस के सबसे ऊंचे और भव्य महल के भीतर डीमन गॉड विक्रमादित्य अपने विशाल कक्ष में मौजूद था। वह कमरा किसी राजा के शयन कक्ष से भी कई गुना बड़ा था। दीवारें काले पत्थरों से बनी थी, जिन पर प्राचीन जादुई प्रतीक उभरे हुए थे। कमरे के चारों कोनों में बड़े बड़े लोहे की मशाल स्टैंड जल रहे थे, जिनकी नारंगी लपटें दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। कमरों के बीचों बीच एक विशाल मखमली बिस्तर था, इतना बड़ा कि उस पर 10 लोग भी आराम से सो सकते थे। लेकिन उस बिस्तर के आसपास का दृश्य किसी नर्क से कम नहीं था। कमरों में कई घंटों से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। वह आवाजें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, जैसे धीरे धीरे कोई मर रहा हो। महल के बाहर उस कमरे के दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे, करकेश और रुद्राक्ष। उनके चेहरे हमेशा कठोर रहते थे, लेकिन इस समय उनकी एक्सप्रेशंस भी गंभीर थे। अचानक अंदर से एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी, जो कि विक्रमादित्य की थी, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरी। आ वह आवाज इतनी भयानक थी कि करकेश और रुद्राक्ष दोनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर दौड़े। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें एक पल के लिए थम गई। चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां पड़ी हुई थी। कुछ जमीन पर बेहोश थी, कुछ दर्द से कर्राह रही थी, तो कुछ डर से कांप रही थी, और कुछ की तो सांसें हमेशा के लिए ही थम चुकी थी। फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे फैले हुए थे। टूटे हुए आभूषण, फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल उस जगह की भयावह कहानी बयान कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच उस विशाल बिस्तर पर विक्रमादित्य बैठा हुआ था। उसके शरीर पर सिर्फ निचले हिस्से में कपड़ा था। उसका चौड़ा मजबूत शरीर पसीने से चमक रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे उसके भीतर कोई ज्वालामुखी उबल रही हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके चेहरे की एक्सप्रेशन। उसकी आंखें अंधेरे की तरह गहरी थी। उनमें एक ऐसी क्रूरता थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। करकेश और रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और उसी पल उनकी सांसें अटक गई। दोनों एक शब्द भी नहीं बोले। वे तुरंत काम में लग गए। उन्होंने नौकरों को बुलाया और पूरे कमरे का सारा मलबा साफ करवाने लगे। घायल लड़कियों को घसीटकर बाहर ले जाया गया, लाशों को हटाया, खून के निशान धोए गए। कुछ ही देर में कमरा फिर से वैसा ही साफ दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस कमरे की हवा में अभी भी डर की गंध तैर रही थी। अब कमरे में सिर्फ एक ही शख्स बचा था, विक्रमादित्य। आधी रात बीत चुकी थी। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थी,
लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वह बार बार करवट बदल रहा था और जैसे ही रात अपने शिखर पर पहुंची, उसका बदन अचानक तपने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई, जैसे उसके अंदर कोई अनजानी आग भड़क उठी हो। अचानक उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, ऐसी लाल जैसे किसी ज्वालामुखी का लावा। वह झटके से उठकर बैठ गया। वह जानता था कि उसे क्या हो रहा है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसके लिए खुद को काबू करना नामुमकिन नहीं था, बस थोड़ा मुश्किल जरूर था। कारण था वो श्राप। वो श्राप जो उसने उस लड़की को दिया था। उस लड़की के साथ उसने एक ब्लड बॉन्ड बनाया था, एक ऐसा बंधन जो दोनों की आत्माओं को जोड़ देता है। और वो बंधन सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। अगर आधी रात को उस लड़की के भीतर बेशुमार इच्छाएं और तड़प जागती हैं, तो वही आग विक्रमादित्य के भीतर भी भड़कती है। इतनी सारी लड़कियों को पकड़ने के बाद भी विक्रमादित्य की तड़प शांत नहीं हुई। वो जानता था कि नहीं हो सकती। जब तक वो ये सब कुछ खुद उस लड़की के साथ नहीं करता या फिर उस लड़की को जान से नहीं मारता, वो किसी और लड़की को टच नहीं कर सकता, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। उसकी आग शांत नहीं होगी और उसे दूसरी लड़कियों के छूने से इरिटेशन होगी, घिन आएगी। ये बॉन्ड ऐसा ही होता है। एक बार किसी के साथ जुड़ जाए तो बस उसी के साथ इंटीमेट होने का मन करता है। किसी और का छूना भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अगर दूसरा पार्टनर मर जाए तो यह बॉन्ड अपने आप ही टूट जाता है। लेकिन उसे लड़की के मरने के बाद भी यह बॉन्ड टूटा नहीं, क्योंकि यह विक्रमादित्य का श्राप था। और ये सिर्फ तभी टूटेगा जब वो अपने हाथों से उस लड़की को जान से मारेगा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक डीमन गॉड था, असीम शक्तियों का स्वामी। वह उस तड़प को किसी तरह दबा सकता था, लेकिन अगर उसे इतना बेचैन कर रही थी ये आग, तो उस लड़की की हालत कैसी होगी? यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आंखों में सेटिस्फेक्शन की चमक थी। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। धीरे से उसने फुसफुसाया, कैसे कट रही होगी तुम्हारी जिंदगी मैथिली? वह कुछ पल छत की तरफ देखते हुए मुस्कुराता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान और भी ज्यादा क्रूर हो गई। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, तुम मुझसे 1000 गुना ज्यादा तड़प रही होगी। यह कहते ही वह हल्का सा हंस पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर बिस्तर पर खुद को गिरा दिया और छत को घूरते हुए अतीत में खो गया। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगी। उसने मुट्ठी भींचते हुए चादर को कसकर पकड़ लिया। मैं जानता था तुम्हारे साथ बांधा गया यह बॉन्ड मुझे भी परेशान करेगा, उसने भारी आवाज में कहा। और जब ये मुझे 800 सालों से परेशान कर रहा है, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी हालत कितनी बुरी हो रही होगी। कुछ पल बाद उसने लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोला, चलो तुम्हारी तड़प से तुम्हें आजादी देता हूं। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तुम्हें मौत देकर। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मैं आ रहा हूं मैथिली, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं, और जब तुम्हें ढूंढ लूंगा तो अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें इतनी भयानक मौत दूंगा जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। यह कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी क्रूअल हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अगले दिन खायरस की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर चुड़ैल को महल में बुलाया गया। वह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी झुकी हुई पीठ, सफेद बिखरे बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा उसकी उम्र की गवाही दे रहे थे। उसने काले रंग का लंबा फटा पुराना चोगा पहन रखा था। उसकी गर्दन में अजीब अजीब हड्डियां और पत्थरों से बनी माला लटक रही थी। वह महल के विशाल आंगन में खड़ी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची काली दीवारें थी। उन दीवारों पर जलती मशालें लगी थी, जिनकी लपटें हवा में डोल रही थी। आंगन के बीच खड़ी वह बूढ़ी चुड़ैल
थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी। वह बार बार महल के दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि डीमन गॉड के महल में आना अपनी जान से खेलने जैसा था। उसे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं लाया गया था, उसे जबरदस्ती पकड़कर लाया गया था। और वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर डीमन गॉड ने उसे बुलाया है तो इसका मतलब है या तो उसे कुछ बहुत बड़ा करना होगा या फिर आज उसकी मौत तय है। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। उस खामोशी के बीच बस एक ही आवाज गूंज रही थी, धीरे धीरे आती भारी कदमों की आवाज। महल के विशाल दरवाजे से विक्रमादित्य बाहर आया। उसकी लंबी और चौड़ी कदकाठी दूर से ही किसी दानव की तरह लग रही थी। उसने काले रंग का लंबा शाही चोगा पहन रखा था, जिसकी किनारियों पर लाल धागों से प्राचीन जादुई चिन्ह बने हुए थे। उसकी कमर पर सुनहरी बेल्ट बंधी हुई थी और उसके लंबे काले बाल हल्की हवा में पीछे लहरा रहे थे। उसकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो सिर्फ उसी के पास हो सकता था, जो खुद को इस पूरी दुनिया का मालिक समझता हो। आंगन के बीच खड़ी बूढ़ी चुड़ैल ने जैसे ही उसे अपनी तरफ आते हुए देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने विक्रमादित्य को पहले भी देखा था, बहुत सालों पहले, इसलिए वह उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। और वह ये भी जानती थी कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कोई साधारण शख्स नहीं, बल्कि डेमन गॉड है। विक्रमादित्य उसके सामने आकर रुका। उसे देखते ही चुड़ैल तुरंत अपने दोनों घुटनों पर बैठ गई और अपना सर नीचे झुका लिया। उसके दोनों हाथ जमीन को छू रहे थे। यह खायरस में किसी बहुत शक्तिशाली शासक के सामने सम्मान जताने का एक तरीका था। यह दृश्य देखकर विक्रमादित्य के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, हल्की हल्की। उसे यह बहुत पसंद था जब लोग उसके सामने झुकते थे, उससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। उसने गहरी आवाज में कहा, उठो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा आदेश छिपा था जिसे अनसुना करना किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं था। मतलब नामुमकिन था, मुमकिन नहीं था। ओके। चुड़ैल डर के मारे तुरंत खड़ी हो गई। विक्रमादित्य की डार्क आंखें उसी पर टिकी हुई थी। उसकी नजरें इतनी ज्यादा भारी और डरावनी थी कि उन्हें अपने ऊपर महसूस करते ही चुड़ैल के पैरों में हल्का हल्का कंपन होने लगा। उसका गला सूख गया, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके ऊपर देखने की कोशिश नहीं कर पाई। विक्रमादित्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा, तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? चुड़ैल ने धीरे से सर हिलाया। नहीं महाराज। विक्रमादित्य ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वह एक अंगूठी थी। सुनहरी रंग की वह अंगूठी साधारण नहीं थी। उस पर बहुत बारीक नक्काशी बनी हुई थी और बीच में एक गहरे नीले रंग का छोटा सा पत्थर जड़ा हुआ था, जो मशालों की रोशनी में हल्का चमक रहा था। विक्रमादित्य ने वह अंगूठी उनकी तरफ बढ़ाई और बोला, ये उसकी अंगूठी है। तुम्हें यह पता करना है कि उस लड़की की आत्मा इस ब्रह्मांड के किस लोक, किस ग्रह पर है, उसने कहाँ पुनर्जन्म लिया है। चुड़ैल ने पहली बार हल्का सा सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। विक्रमादित्य की आंखों में उस समय ऐसी ठंडी नफरत थी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप सकता था। चुड़ैल ने तुरंत अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। विक्रमादित्य ने मैथिली की अंगूठी उसके हथेली पर रख दी। अंगूठी जैसे ही उसकी हथेली को छूती है, चुड़ैल की उंगलियां हल्के से कांप जाती हैं। वह समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण काम नहीं है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, वरना डेमन गॉड के गुस्से से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ ही देर बाद प्रक्रिया शुरू हुई। महल के आंगन के बीचों बीच एक विशाल गोल चिन्ह बनाया गया। जमीन पर सफेद और लाल पाउडर से अजीब अजीब जादुई प्रतीक बनाए गए थे। चुड़ैल उन चिन्ह के बीच में बैठ गई। उसने अपनी हथेली में अंगूठी को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वह कुछ प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगी। हवा अचानक भारी होने लगी।
मशालों की लपटें तेज हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आंगन में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। विक्रमादित्य कुछ दूरी पर खड़ा हुआ यह सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ मिनट, फिर कुछ और मिनट। चुड़ैल का माथा पसीने से भीग गया। उसके होंठ लगातार मंत्र बोल रहे थे और उसकी उंगलियां अंगूठी को कसकर पकड़े हुए थी। फिर अचानक उसका शरीर हल्का सा कांप गया। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसने गहरी सांस ली और विक्रमादित्य की तरफ देखा। मुझे पता चल गया महाराज। यह सुनते ही विक्रमादित्य की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। बताओ। उसकी आवाज में उत्सुकता और खतरनाक ठंडापन दोनों थे। उसने कहाँ जन्म लिया है? चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा। उसने एक लड़के के रूप में जन्म लिया है। विक्रमादित्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। चुड़ैल ने कहा, और पृथ्वीलोक पर एक इंसान के शरीर में। यह सुनते ही विक्रमादित्य की भौहें हल्की सी ऊपर उठ गई। उसने 2 सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। इंसान? एक बार फिर से इंसान। उसकी आवाज में घोर तिरस्कार था। कमजोर, शक्तिहीन और धोखेबाज इंसान। अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैथिली। उसकी आंखें अचानक फिर से डार्क हो गई। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अपनी मौत का इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। अपनी बाहों को हवा में फैलाते हुए उसने चिल्लाकर कहा, मैं अपना वादा पूरा करने आ रहा हूं। तुम्हें अपने हाथों से खत्म करने आ रहा हूं मैं।